एक अपराधी अपराध करने से पहले एक प्लान बनाता है और उसी प्लान के तहत अपने काम को अंजाम भी देता है। लेकिन कहा भी गया है दोस्तों कि इंसान जिस तरह कर्म करता है उसको सेम वैसा ही फल मिल जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक माँ के साथ उसकी अपनी 2 बच्चियाँ ही इस दुनिया को छोड़कर काफ़ी बेरहम तरीके से चली जाती है। लेकिन जब पुलिस पूरे गांव के सामने तीनों के बारे में सच्चाई निकाल के लाती है, हत्या का राज खोलती है, इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन तक नहीं होता है। आखिर ठीक इतनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिलकर आखिर इस कारनामे को कैसे अंजाम दे सकते हैं? आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ? इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको स्टडी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज यह वीडियो जो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है सीतापुर। उसी का हर गांव एक कस्बा लगता है, उसी का कबीरपुर एक गांव पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ ठीक 14 जनवरी साल 2018 का, वही मकर संक्रांति का दिन होता है। सुबह का टाइम होता है तो कबीरपुर के गांव के जो बच्चे होते हैं वह सुबह दौड़ लगाने के लिए जैसे अपने गांव से बाहर जाते हैं तो उनके गांव के जस्ट बाहर शारदा नहर है। उसी नहर पर एक रिक्शा पुल है, और जैसे वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ठीक पुलिया के नीचे सूखे हुए स्थान पर एक काला बैग पड़ा हुआ होता है। दौड़ लगाने वाले जो बच्चे होते हैं बैग को देखते हैं, उनके मन में जिज्ञासा जाग जाती है, और जागते ही तुरंत ही नीचे उतर जाते हैं और पास जाते हैं। उस बैग को जैसे खोलते हैं देखकर दंग सा रह जाते हैं कि उस बैग में एक बच्ची का डेड बॉडी पड़ा होता है, और उसी पे एक बोरी होता है और बगल रखा हुआ 2 ईंट होता है, और साथ में 3 नमक के पैकेट के पूरे खुले हुए वहीं पड़े होते हैं। यह नज़ारा देखकर वह बच्चे जो होते हैं उसी समय इसकी जो सूचना होता है कबीरपुर के चौकीदार होते हैं उनको दे देते हैं, और जैसे खबर पाते हैं तो उसी वक्त चौकीदार द्वारा इस चीज़ की सूचना अपने थाने हर गांव में दिया जाता है। वहाँ के थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे जैसी खबर पाते हैं अपने दल बल टीम को लेते हैं, और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए वह भी घटना पर पहुँचते हैं, और सही में जो नज़ारा देखते हैं वह भी दंग से रह जाते हैं, क्योंकि एक काला बैग होता है, उसी में एक बोरी होता है, उसी बोरी में एक बच्ची का डेड बॉडी और लपटा हुआ होता है। लेकिन उसी काले बैग में 3 ईंट भरे होते हैं, और साथ में नमक के पैकेट भी रखे होते हैं, फैले होते हैं, ताकि हत्यारा बड़े आराम से इस घटना को अंजाम देकर निकल जा सके। उसका अपना मकसद अलग ही होता है कि नमक डालने की वजह से बॉडी जल्दी से गल जाएगी, और ईंट रखने की वजह से नहर में जैसे बॉडी को डंप करेंगे तो अपने आप नहर में डेड बॉडी जो होता है इस बैग शायद डूब जाएगा। लेकिन शायद उसको पता नहीं होता है कि कोहरा ज़्यादा है और नहर सूख चुका होता है। कोहरे की वजह से नहीं देख पाता कि नहर में कितने पानी है, और जल्दबाजी में वह बैग नहर में डंप करके अपना चला जाता है। पुलिस टीम समझ जाती है कि जो भी होगा वह वाहन के द्वारा इस बैग को लाया होगा, और जल्दबाजी में डंप करके यहाँ से फरार हो गया है। थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे बड़े तरीके से उस घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं, और जैसे निरीक्षण करते हैं लगभग कुछ ही मिनट बीतता होगा, उसी वक्त उनको सूचना मिलता है कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर उमरिया पुल पड़ता है, वहाँ भी एक बच्ची का डेड बॉडी मिला हुआ है। और थाना प्रभारी अश्विनी कुमार पांडे खबर पाते हैं तो कुछ पुलिसकर्मी वहाँ छोड़ देते हैं और अपने साथ कुछ पुलिसकर्मी लेते हैं, और लेने के बाद कमरिया पुल पे पहुँच जाते हैं। वहाँ भी देखते हैं भीड़ लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही पास देखते हैं और पास पहुँचकर वहाँ भी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि सेम जो पहला डेड बॉडी बच्ची का मिला हुआ था वह सेम उसी तरह डेड बॉडी दूसरी बच्ची का भी वही मिला होता है। लेकिन पहली बच्ची का जो उम्र होता है वह उम्र लगभग यही 10 से 11 साल के आसपास होता है,
लेकिन जो दूसरी बॉडी मिली हुई थी उस बच्ची की उम्र यही लगभग 8 साल के आसपास होता है। सेम टू सेम दोनों एक ही कलर के बैग होते हैं और एक ही कलर के उसमें रखे हुए नमक के पैकेट होते हैं और ईंट भी रखे होते हैं। पूरी घटना को वहाँ पुलिस समझ लेती है कि आखिर दोनों घटना एक ही मकसद से जुड़ा हुआ है। पुलिस की टीम वहाँ फ़ोटो शूट करवाती है और करवाने के बाद शिनाख्त करने के लिए काफ़ी लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो होता है दोनों डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से पंचनामा भरती है और दोनों बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए अब भिजवा देती है। भिजवाने के बाद पुलिस की टीम इधर अपने थाने में आती है। आने के बाद अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। अब इस केस में जांच पड़ताल के लिए पुलिस की टीम लग जाती है। लेकिन घटना वाली जो रात होता है उसी रात दोनों डेड बॉडी का जो पोस्टमार्टम होता है एक सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी निकल के पुलिस के सामने ठीक 24 घंटे के अंदर ही आ जाता है। उसमें साफ साफ निकल के आ जाता है कि दोनों बच्चियों की जो मौत हुई है सांस फूलने की वजह से हुई है। लेकिन जो पहली डेड बॉडी मिली हुई थी जिसकी उम्र लगभग 10 से 11 साल आका गया था उस बच्ची के साथ कुछ तो गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हो चुका होता है। पुलिस की टीम काफ़ी सोच में पड़ जाती है कि आखिर यह सब कैसे हो सकता है। और पुलिस के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है यह बन जाता है कि आखिर यह सब थी कहाँ की और यहाँ कारण क्या था लाने का। पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ के जो फ़ोटो होता है अपने जितने भी नज़दीकी थाने होते हैं और साथ में गांव होते हैं सब में फ़ोटो को सर्कुलेट करवा दिया जाता है। लेकिन कुछ ही मिनट जैसे बीतते हैं, बीतने के बाद या फ़ोटो थोड़ी देर बाद वायरल होना अब शुरू हो जाता है। लेकिन तभी उसी थाने में 2 व्यक्ति हाँफते डाँपते पहुँचते कहने लग जाते कि साहब हम आलमनगर गदियाना मोहल्ले के रहने वाले हैं और साहब यह दोनों जो बच्चियां हैं यह बच्चियां विभा पांडे की अपनी हैं जिनका नाम काव्या है और जो छोटी बच्ची है कामना है। पुलिस की टीम जैसे यह जान पाती है, जानने के बाद जानना चाहती है कि आखिर यह सब क्यों हो गया। पुलिस की टीम दोनों व्यक्तियों से पूछती है तो वह दोनों व्यक्तियों कहने लग जाते हैं कि साहब 12 जनवरी के दिन विभा पांडे अपनी दोनों बच्चियों को लेकर न जाने कहाँ चली गई और तब से उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। विभा पांडे के अभी तक कोई सुराग नहीं मिल रहा है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि ज़रूर विभा पांडे के साथ कुछ ना कुछ गलत हो गया। लेकिन पुलिस की टीम इतनी जानकारी पाती है, पाने के बाद एक टीम लेती है और लेने के बाद आलमनगर गदियाना मोहल्ले पहुँच जाती है। और जैसे विभा पांडे के घर पहुंचते पता लगता विभा पांडे के घर में तो उस वक्त कोई नहीं है। हाँ, लेकिन उसका एक अपना भाई ज़रूर होता है, नवीन पांडे। नवीन पांडे जो अपने घर पे ना रहने की बजाय गांव के बाहर तरीनपुर मोहल्ला पड़ता है, वहीं जाकर रह रहा होता है। पुलिस की टीम अब वहीं जाकर पहुंचती है और नवीन से मिलती है। और नवीन से जब पूछताछ किया जाता है नवीन पुलिस के सामने कहने लग जाता है कि साहब हमारी जो अपनी बहन है, हमारी अपनी बहन हमारे ही घर में अपने पति को छोड़कर ठीक 4 साल पहले से दोनों बच्चियों के साथ उसी मकान में रह रही है। उसका जो अपना पति होता है परवीन पांडे 4 साल पहले झगड़े तकरार कर वह कहीं शहर चला गया है। लेकिन तब से लौटकर ना अपने पत्नी से मिलने के लिए आया और ना अपने दोनों बच्चों से मिलने के लिए दोबारा आया। लेकिन हमारी जो बहन है अपनी बच्चियों की जिम्मेदारियों को भरपूर निभाती थी, क्योंकि वह खुद का अपना एक ब्यूटी पार्लर जो होता है उसी मकान में खोल रखी थी। लेकिन साहब हमें इतना पता है कि उसका एक अपना करीबी दोस्त है विमल गुप्ता, जो ठीक आवास कॉलोनी में ही रहने वाला होता है। विमल गुप्ता इतनी हमारी बहन का खातिरदारी करता था जिसकी वजह से हमारी बहन हर वक्त उसकी तारीफ़ किया करती थी। लेकिन पुलिस की टीम नवीन पांडे से यह बात सुनने के बाद पुलिस की टीम काफ़ी उलझन में पड़ जाती कि आखिर जब 3 दिन पहले विभा पांडे अपने घर अपने बच्चियों को लेकर लापता हुई थी तो आखिर इस बात की जानकारी हमें ना नवीन पांडे ने दिया और ना इधर विमल गुप्ता ने दिया। लेकिन पुलिस का जो शंका होता सीधा के सीधा जाकर सबसे पहले विमल गुप्ता के ऊपर अब टिक जाता। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है विमल गुप्ता और साथ में विभा पांडे के रिश्ते के बारे में जानकारी लेती है।
और जब जानकारी लिया जाता है तो पुलिस के सामने कुछ रहस्यमयी बातें निकल के आ जाती है। इसीलिए पुलिस की टीम इधर विमल अब गुप्ता को अपने कब्जे में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही पूछताछ शुरू कर देती है तो विमल गुप्ता पुलिस के सामने कुछ ऐसी बात रख देता है जिसकी वजह से पुलिस की टीम पूरी तरह से विमल के ऊपर ही शंका जताने के लिए राजी हो जाती है। और पुलिस की टीम जैसे ही अपना शक्तियाँ अंदाज दिखाते ही पुलिस के सामने विमल गुप्ता खुद विभा पांडे और शायद उसकी अपनी 2 बच्चियों की हत्या का जुर्म अपने ऊपर लेते हुए पूरा रहस्य खोलना जब शुरू कर देता है और उसी के साथ अपना 5 दोस्त भी आ जाते हैं, जो ठीक भावनापुर का ही रहने वाला दिलीप शर्मा होता है, जो उसी सदर कोतवाली का ही होता है। लेकिन राहुल भी होता है आनंद नगर का ही, जो उसी कोतवाली का होता है। लेकिन मुकेश भी होता है जो रामपुरा का रहने वाला होता है, जो उसी कोतवाली का होता है। और लेकिन जुबेर होता है महमूदपुर थाना खेराबाद का ही, और पंकज होता है गणेशपुर खेराबाद का ही। पुलिस के सामने जैसे 5 का नाम इधर अब जाकर विमल के तहरीर पर 5 का नाम जैसे ही पाने के बाद पुलिस की टीम इनकी तलाशी करने के लिए लग भी जाती है। तभी कुछ मुखबिर होते हैं, उन्हीं मुखबिरों के द्वारा पता चलता है कि दिलीप शर्मा और साथ में जुबेर दोनों ही पास मार्केट है, उसी मार्केट में खड़े हुए हैं। और पुलिस की टीम 16 जनवरी को जाती अपने खबरी के द्वारा दोनों को अपने कस्टडी में लेती है। लेकिन उनसे जब इधर तीनों के बारे में पूछताछ किया जाता है तो जुबेर और साथ में दिलीप शर्मा टूट जाते हैं, एकदम मजबूर हो जाते हैं। मजबूर होने की वजह से पुलिस की टीम ठीक 18 जनवरी अब साल 2018 को ही शाम के टाइम इधर राहुल और मुकेश, पंकज और राकेश को गिरफ्तार करती है और अपने ही थाने ले आती है। लेकिन पुलिस के सामने अब जैसे ही इधर छौ के छौ पड़ते हैं तो इधर बिना टाइम गंवाए सारे के सारे टूट जाते हैं। और उन्हीं के तहरीर पर पुलिस की एक टीम होती है जो उसी वक्त पंकज और साथ में दिलीप शर्मा को अपने साथ लेती है। और साथ लेने के बाद इधर विभा के बॉडी को अपने कब्जे में लेने के लिए चल पड़ती है। और ठीक सीतापुर के ही कोतवाली लगता है युजरिया गांव, उसी के पास ही सरायन नदी पड़ता है। विभा के बॉडी को पुलिस की टीम अपने कब्जे में लेती है। और सेम उसी तरह जिस तरह दोनों बच्चियों का डेड बॉडी एक बैग में मिला होता है, ठीक उसी तरह एक बैग में विभा का बॉडी भी पुलिस को अपने कब्जे में मिलता है। मिलने के बाद पुलिस की टीम विभा पांडे के बॉडी को उठाकर अपने ही जो नज़दीकी सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देती है। लेकिन जो रिपोर्ट निकलता है उस रिपोर्ट में सांस फूलना ही बताया जाता है। और पुलिस की टीम जब इन छाओं को बैठाती है और बैठाने के बाद पुलिस के सामने जब छो मिलकर सच्चाई रखते हैं, इससे सुनने के बाद पुलिस का जो कलेजा होता है एकदम थर्रास आ जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना शहर पड़ता है, ज़िला पड़ता है सीतापुर, और उसी का ही आलमनगर एक कस्बा लगता है और उसी का गदियाना मोहल्ला पड़ता है। उसी मोहल्ले के ही रहने वाले अशोक कुमार गोयल होते हैं और उनकी अपनी पत्नी होती है अनीता, जिनके टोटल 3 बच्चे होते हैं, जिसमें एक बेटा और टोटल 2 बेटियां होती हैं। जो बेटा होता है नवीन, लेकिन जो बेटियां होती हैं विभा और साथ में रजनी। लेकिन नवीन जो होता है ऑलरेडी शादीशुदा भी होता है। लेकिन अशोक कुमार जो होते हैं पास सेक्टर में ही जाकर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करते थे, और नवीन अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने घर गृहस्थी में उलझा हुआ होता है। लेकिन विभा देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है और 12वीं पास करने के बाद अपनी माँ के साथ घर गृहस्थी में उलझ जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी खूबसूरती बढ़ती है तो उसी वक्त उसके जो चाल चलन होते हैं बदलने शुरू हो जाते। वह समझ जाती है कि आखिर हमारे जो अपनी खूबसूरती है वह रखी किस लिए है। अपनी खूबसूरती का फ़ायदा उठाते ही वह लग जाती है काम पर। तभी उसके इर्द गिर्द काफ़ी लड़के मंडराना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस लड़के को भाव देती जो लड़का उसके हिसाब से खरा उतर पाता, उसके शौक़ पूरा कर पाता। काफ़ी लड़कों की तलाशी करते हैं, अपने हिसाब से उनकी मजबूरियों का फ़ायदा भी उठाती। तभी उसी मजबूरियों का फ़ायदा उठाने वाला एक लड़का उसी ही मोहल्ले का रहने वाला अब परवीन पांडे होता है, जो ठीक एक ड्राइवरिंग का काम किया करता था। लेकिन परवीन पांडे का जो होता है उसी इलाके के रहने की वजह से विभा पांडे से करीबी बन जाता है। बनने के बाद दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है और ऐसे चलते चलते दोनों के बीच रिश्ते भी कायम हो जाता है। लेकिन परवीन पांडे जो होता है विभा के हर शौक़ को
पूर्ण करता, चाहे जैसे पूर्ण करता। और विवाह जो होती है इधर परवीन पांडे से खुश हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों मिलकर शादी का फैसला भी ले लेते हैं। और लेने के बाद दोनों अपने बिना परिवार की सहमति के दोनों जाकर एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। और करने के बाद परवीन पांडे जो होता है इधर विभा पांडे को अपने ही साथ एक नया मकान होता है उसी में जाकर रख लेता है। खूबसूरत ज़िंदगी जो होता है विभा पांडे का अब बीतने लग जाता है। और बीतते बीतते जो होता है कई साल बीत जाते हैं। लेकिन तभी इसी बीच विभा के टोटल 2 बेटियां हो जाती हैं। और लेकिन जो सबसे बड़ी बेटी होती है और काव्या, और जो सबसे छोटी बेटी होती है यह कामना। जो घटना के वक्त है काव्या की जो उम्र होती है लगभग 11 साल के आसपास होती है, जो ठीक चौथी में पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन कामना जो होती है जिसकी उम्र लगभग 8 साल के आसपास होता है, जो दूसरी कक्षा में पढ़ाई कर रही होती है। लेकिन इधर खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी विभा पांडे अपने पति परवीन पांडे के साथ दोनों बच्चियों के साथ मिलकर अब बिता रही होती है। लेकिन विभा पांडे को जब लगने लग जाता है कि अब हमारा पति हमारे हिसाब से खरा नहीं उतर पा रहा है, तो उसी वक्त अपने जो शौक़ होते हैं विभा पांडे अपने पति से अब बढ़वा लेती है। लेकिन परवीन जो होता है अपनी पत्नी का जो शौक़ होता पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से विभा पांडे और साथ में इधर परवीन पांडे के बीच आए दिन झगड़े तकरार होते हैं। और परवीन पांडे इतना परेशान हो जाता है कि ठीक घटना से 4 साल पहले विभा पांडे को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए कहीं चला जाता है, लेकिन दोबारा अब लौट के नहीं आता है। विभा अपने दोनों बेटियों को अपने साथ लेती है और 4 साल पहले अपने ही मायके अपने पिता के पास चली आती है। आने के बाद अपने ही पिता के घर में रहने लग जाती है। लेकिन जब विभा पांडे देखती है कि अब हमारे बच्चियों की जो परवरिश है हमारे बिना नहीं चल पाएगा, तो उसी वक्त विभा पांडे जो होती है अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को उठाते हुए अपने भाई नवीन के साथ मिलती है और सहमति जतवाती है और कुछ पैसे की मांग करती है। नवीन जो होता अपनी बहन को पैसे दे देता है और उसी वक्त जाकर अपने दूसरे वाले मकान के हिस्से में इधर विभा पांडे नया ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल लेती है और चलाने लग जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद उसके चाल और स्वभाव की वजह से उसका जो दुकान होता है विभा पांडे का ब्यूटी पार्लर का चल पड़ता है और ठीक ठाक मुनाफा होना शुरू हो जाता है। लेकिन विभा पांडे का जो बोलने चालने का जो चाल चलन का जो हिसाब होता है बड़ा तौर तरीका होता है, क्योंकि विभा पांडे किसी से बोलने में कभी हिचकिचाती नहीं थी। जो भी आता था उसके सामने फटाफट बोलती चली जाती थी। लेकिन ऐसे में विभा पांडे का काफ़ी आदमियों के साथ जो होता है करीबी बन जाता है। विभा पांडे जो होता है उनके मजबूरियों को जानती और जानने के बाद जो होता है पैसे की मांग करती। पैसे जब पूरे हो जाते हैं विभा पांडे जो होता है खुद उनसे जो होता है इधर संबंध तक बना लेती। विभा पांडे पति की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी आदमियों का सहायता लेती। जब मिल जाता तो मन मुताबिक विभा पांडे अपनी ज़िंदगी जो होता है इधर जीने लग जाता। तभी इसी बीच उसी में से एक आदमी से उसकी मुलाकात हो जाए जिसका नाम होता है नवीन उर्फ विमल गुप्ता, जो ठीक विकास कॉलोनी का ही रहने वाला होता है। सीसीटीवी कैमरा लगवाने का भी वह ठेका लिया करता था। आने जाने की वजह से इधर अब जाकर विभा पांडे से भी करीबी बन जाता है और बनने की वजह से विभा पांडे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इधर धीरे धीरे विमल गुप्ता से भी करीबी बना लेती है। लेकिन विमल गुप्ता का अपना टोटल एक भाई भी होता है जो ठीक FCI जो ऑफिस होता है उसी के बगल अपना खुद का एक टी स्टॉल खोल रखा होता है। उसके जो पिता होते हैं खुद ऑफिस में जाकर कर्मचारी होते हैं। विमल गुप्ता इधर अपनी जिम्मेदारी को काफ़ी तौर तरीके से निभाने लगे। लेकिन जब इसी बीच मुलाकात इधर विभा पांडे से होता है तो विभा पांडे की खूबसूरती को देखकर इधर दीवाना सा हो जाता है और विमल विभा पांडे की खूबसूरती को देखकर अपने पास जितने भी रखे हुए पैसे होते हैं एक एक करके इधर विभा पांडे के ऊपर लुटाना अब शुरू कर देता है। उसकी अलग ही ख्वाहिश होती है क्योंकि विभा पांडे जब उसके करीब आ जाती है उसके अलग यही चाहते होते हैं कि जैसे ही बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी हम उठाएंगे तो विभा पांडे जो होती है हमसे शादी के लिए राज़ी हो जाएगी। और विमल इसी कोशिश में लग जाता है। लेकिन विभा पांडे जो होती है पैसे के बदले अपने लिए जो होता है अपने पूरे शरीर को विमल के सामने सौंप देती है और उसके साथ संबंध बनवाती है। और लेकिन जब इस सिलसिले की जो जानकारी होता है जाकर पूरे मोहल्ले में गूंज जाता है और इसकी खबर इधर नवीन को लग जाता है। नवीन उसी समय सन्न सा रह जाता है और अपनी बहन को लेकर झगड़े तकरार अब करना शुरू कर देता है।
इतने झगड़े की तकरार करता कि नवीन उसी वक्त अपना घर छोड़ने का फैसला ले लेता है और छोड़कर अपने गांव के दूसरे छोर पर चला जाता है और जाने के बाद किराए का मकान लेता है और नवीन वहीं रहने लग जाता है। अब इधर खुले माहौल में अब विभा पांडे रहने लग जाती है। जब मौका मिलता तब विमल गुप्ता को अपने ही करीब बुलवाती, अपने रिश्तों को अंजाम दे जाती। विमल गुप्ता को लगने लग जाता है कि अब हमें शादी कर लेना चाहिए, लेकिन जैसे ही दूसरी तरफ शादी की बात सोच सोचकर इधर काफ़ी चिंता में हो जाता है, तीसरी तरफ इधर विभा का जो था काफ़ी आदमियों के साथ रिश्ते भी बन जाते हैं, अपने मन मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीने लग जाती। तभी उसकी मुलाकात इधर जाकर सलीम से हो जाता है, जो विभा के काफ़ी करीब होता है। उसकी हर ज़रूरत, यहाँ तक कि उसके पैसे की ज़रूरत भी खुद सलीम पूरी किया करता था। विभा को अच्छा लगने लग जाता है, लेकिन सलीम की खुद अपनी पत्नी भी होती है, जिसके टोटल 2 बच्चे होते हैं। लेकिन जैसे ही सलीम को पत्नी को इधर सलीम और साथ में विभा पांडे के रिश्ते के बारे में जानकारी लगती है तो झगड़े तकरार भी करना शुरू कर देती है, और करने की वजह से इतना परेशान हो जाती है कि उसकी जो अपनी पत्नी है दोनों बच्चों को साथ लेती है और हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने ही मायके चली जाती है। और सलीम इस बात की जानकारी विभा पांडे को दे देती है, और विभा पांडे जो होती है उसी समय सलीम से शादी का वादा कर लेती है। लेकिन इसकी जानकारी जैसे ही अब विमल गुप्ता को लगता है, सन्न सा रह जाता है, सोचने लग जाता है आखिर जिसके लिए अपने सारे दौलत हमने कुर्बान कर दिए और उसके बेटियों पर मेहरबान कर दिए, क्योंकि इधर विभा पांडे की जो बड़ी बेटी होती है काव्या एक दिन काफ़ी गंभीर बीमारी से जूझ पड़ती है, जिसमें काफ़ी सारे पैसे लगते हैं, और उस पैसे की जो ज़रूरत होता है विमल गुप्ता ही पूर्ण करता है, क्योंकि वह समझ जाता है एक ना एक दिन हमारी बनकर ही रहेगी विवाह। लेकिन जब पता चलता है कि विभा किसी और की हो गई तो एक दिन हिम्मत जुटाता है और विमल गुप्ता विभा के पास जाता है और शादी के लिए प्रपोज कर देता, कहने लग जाती है कि हम तुमसे कतई शादी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ज़रूरत थी और तुम्हारी भी अपनी ज़रूरत थी, तुम अपनी ज़रूरत पूरा करते थे, बदले में पैसे दिया करते थे। लेकिन यह बात सुनकर विमल गुप्ता सनस रह जाता कि आखिर हमारे ज़िंदगी का खिलवाड़ कैसे कोई बना सकती है। अब विमल गुप्ता जो होता है उसी वक्त खतरनाक फैसला लेता है, वह कहने लग जाता है कि अब हमें जो होता है विभा पांडे को सबक सिखाना पड़ेगा। तभी उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है अनिल उर्फ दिलीप शर्मा, जो ठीक भावनापुर का ही रहने वाला होता है। उसका खुद का अपना एक मोबाइल शॉप होता है, उसी पे दिन भर बैठा किया करता था। लेकिन विमल का जो था उस दुकान पर रोज़ का बैठका होता है। तभी एक दिन अपनी पूरी दिल की बात जो होता है दिलीप शर्मा के सामने खोल देता है। अब दिलीप शर्मा जैसी आवाज़ सुनता है, सुनने के बाद जो होता है तुरंत ही उसी समय उसके अपनी पुरानी जो रंजिश होता है विभा पांडे के विरुद्ध याद आ जाता है, क्योंकि इधर दिलीप शर्मा का खुद का लेन देन पड़ा होता है विभा पांडे के साथ, कई बार झगड़े तकरार हो चुके होते हैं। और जैसे पता पाता है कि आखिर एक घटना को अंजाम देने के लिए विमल गुप्ता लगा हुआ है, तुरंत दिलीप शर्मा जो होता है उसके उसी घटना को अंजाम देने के लिए उसके साथ मिल जाता है। और तभी दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के तहत समझ जाते हैं कि इस घटना को अंजाम देने के लिए हमारे अकेले बस की बात नहीं है। तभी इधर दिलीप शर्मा का ही साथ में विमल गुप्ता के 4 और करीबी दोस्त होते हैं, राहुल, मुकेश और जुबेर और पंकज। इन चारों के साथ मिलकर जो होता है उसी वक्त प्लान बनाता है और एक एक बात के लिए चारों को राज़ी कर लेता है और चारों को लगभग 10-10 हज़ार रुपये उसी वक्त एडवांस के तौर पर दे भी देता है। लेकिन जब चारों खबर पाते हैं तो इधर अब अनिल शर्मा और साथ में विमल गुप्ता प्लान के तहत अपने घटना को अंजाम देने के लिए सोचते हैं, अगर हम अपने ही रास्ते से विभा पांडे को हटाते हैं तो कहीं उसकी बेटियां हमारे लिए मुसीबत ना खड़ी हो जाएं। तभी इधर 6 मिलकर सोच बैठते कि बस करो, सबसे पहले दोनों बेटियों को भी ठिकाने अब लगाना पड़ेगा। और तभी यह बात जब सामने रखते हैं तो 6 मिलकर अपने ही इसी प्लान में विभा पांडे के साथ उसकी दोनों बेटियों को भी इस रास्ते से हटाने के लिए शामिल कर लेते हैं और इस घटना को अंजाम देने के लिए लग भी जाते हैं। और तभी ठीक 12 जनवरी साल 2018 का ही अब जैसे ही शाम का 5 बजे के आसपास का टाइम होता है तो उसी वक्त इधर विमल गुप्ता अपना बाइक लेता और बाइक लेने के बाद विभा पांडे को बाइक पे बैठाता और ठीक लेकर अनिल शर्मा के ही उसी मोबाइल की दुकान पर अब पहुंच जाता, अंदर ले जाता है। लेकिन जैसे अंदर ले जाता है तो उसी वक्त उसी कमरे में
इधर राहुल, मुकेश, जुबेर और पंकज और साथ में अनिल शर्मा खड़े होते हैं। देख के समझ जाते कि अब हमारे साथ कुछ अनहोनी होने वाला है। लेकिन जैसे ही विभा पांडे वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, उसी वक्त वहाँ सब खड़े दबोच लेते हैं और उसके दोनों हाथ बांध देते हैं और उसके मुंह पर 4 चौड़ी टेप लगा देते हैं। फिर वहीं गला दबाकर हत्या कर देते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ मिनट बीतता है तो इधर विमल गुप्ता अपना बाइक लेता और लेने के बाद विभा पांडे के दोनों बेटियों को वहाँ घर से अपनी बाइक पे बैठा लेता है और फिर लेकर अनिल शर्मा के उसी मोबाइल की शॉप में पहुँचता है। अंदर जाता है, लेकिन उसकी दोनों जो बेटियाँ होती है और जैसे अपनी माँ को देखती हैं समझ जाती हैं और वहीं दहाड़े मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी बीच पाँचों को पाँचों मिलकर मुंह पे टेप और हाथ बांधकर उसी वक्त गला दबाकर दोनों बेटियों का हत्या कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मामला वहाँ शांत होता है, उसी वक्त पंकज सोचने लग जाता है कि आखिर इन तीनों बूढ़ियों को ठिकाने कैसे लगाया जाए। पंकज सोच लेता है ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाता। उसी प्लान के तहत जो होता है वहाँ पांचों मिलकर पैसे इकट्ठे करते। इकट्ठे करने के बाद बाजार जाते हैं और वहाँ पर 3 काले बैग लेते हैं और काफ़ी सारे नमक के पैकेट लेते हैं और वहाँ एक काली टेप लेते हैं और लेने के बाद घर आते हैं। और घर पहुँचते ही तीनों को बोरी को अलग अलग बोरी में डंप करते हैं और डंप करने के बाद उसी जो बैग होता है बैग में ले जाकर तौर तरीके से रख देते हैं और उसी में नमक के पैकेट भी डाल देते हैं और ईंट डाल देते हैं। सोचने लग जाते हैं कि अब इनकी बॉडी को ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि पंकज जो होता है खैराबाद के ही गणेशपुर पड़ता है, उसी गांव का ही रहने वाला होता है। वह प्लान अपनी प्लान के तहत जो होता है एक जेसीबी उस समय खोज लेता है और उसी जेसीबी से जाकर अपने गांव के बाहर उसे ही अपने खेत में एक गड्ढा खुदवाना शुरू कर देता है। तभी गांव के जो लोग होते हैं पूछताछ शुरू कर देते कि आखिर गड्ढा किस लिए खोदा जा रहा है। पंकज कह देता है यह गड्ढा यहाँ पर खाद डालने के लिए खोदा जा रहा है। वह सोच लेता अब तो हम लग रहा पकड़े जाएंगे। तभी उसी समय जो प्लान होता है बॉडी को डंप करने का, पंकज का प्लान पूरी के पूरा धरा का धरा रह जाता। सोच लेता अब तो हम पकड़े जाएंगे। उसी वक्त जो होता है दिलीप से कह देता है यह सब काम हम नहीं कर सकेंगे और दिलीप और विमल गुप्ता प्लान को बदल देते हैं। और प्लान के तहत जो होता है इधर विमल गुप्ता अपना ही एक और करीबी दोस्त उसी का अपना कार लेता, उसी कार में ले जाकर अब तीनों बॉडी को वहीं कार में डंप कर लेता है। और डंप करने के बाद कार में इसी समय पाँचों को पाँचों बैठ जाते हैं और कार का जो हैंडल होता है अनिल शर्मा ही संभालता है। अनिल कार चलाते चलाते खजुरिया गांव के ही जो सराय नदी पड़ता है और जैसे ही पहुँचते उसी नदी में ले जाकर विभा पांडे के बॉडी को उसी काले बैग सहित डंप कर देते हैं। सोच लेते हैं इसमें ईंट रखें, नमक रखें, जल्दी से बॉडी इसी नदी में डूब जाएगा, ऊपर नहीं आएगा। और वहाँ से निकलते हैं और निकलने के बाद शारदा नहर के जाते हैं। जैसे ही रिक्शा पुल पे पहुँचते वहाँ पर उसकी जो अपनी बड़ी बच्ची होती है काव्या के बॉडी को वहीं कोहरे में ही डंप कर देते हैं ऊपर से और जाकर वहीं रेत पर रुक जाती है, क्योंकि वहाँ नज़र नहीं आती कि पानी है नहर में कि नहीं है। और वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर जाते हैं और जाकर उमरिया पुल पहुँचते हैं और वहाँ पर उसकी अपनी जो छोटी बच्ची होती है उसी बैग और उसी ईंट पे रखे हुए जो बैग होता है उसी में ले जाकर नहर में डंप कर देते हैं और वहाँ से अपने अपने घर निकल जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई निकल के आती है, आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है ये एकदम सनस रह जाती है। और विमल गुप्ता के ही तहरीर पर पुलिस की टीम इधर इन जाकर सभी अपराधियों को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में इन 6 पर काफ़ी गंभीरता मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।